चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों का ऐलान करने के बाद लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और सभी पार्टियां कस्म में जुट गई हैं और लगभग सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कुछ ही क्षेत्र ऐसे बचे हैं जहां पर अभी पार्टियां कंफ्यूजन में है कि यहां से किस प्रत्याशी को उतारा जाए। लेकिन बात करें कृष्णनगर मथुरा की, तो मथुरा में तीसरी बार हेमा मालिनी पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। कैसी तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की मथुरा में चुनाव को लेकर? चुनावी कार्यालय का उद्घाटन तो हो चुका है, आगामी कैसी तैयारियां, इन सबको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर। जी, पार्टी ने भरोसा जताया है तीसरी बार हेमा मालिनी पर और 400 पार का नारा दिया है। ये दोनों ही टारगेट कैसे हैं और कितनी जल्दी इन्हें पा लिया जाएगा और कितनी उम्मीद है चुनावों को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी बंधुओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम और आपके माध्यम से ही समस्त ब्रजवासियों को इस होली के पावन पर्व की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से। चुनावी प्रश्न आपने अभी किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड पर ही रहता है। हमारे जो कार्य पद्धति है वो इतनी मजबूत है कि हमको चुनाव के समय कोई विशिष्ट तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि चुनाव होता है तो कुछ ना कुछ सजगता बरतनी पड़ती है। वो हमारा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सक्रिय है और हम बूथ तक अपने काम को मजबूती से खड़ा कर चुके हैं। हमारी पूरी तैयारियां हैं। प्रत्याशी हमारा बिल्कुल क्लीन इमेज है। वो 2 बार यहाँ की सांसद रही हैं, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है 17 लोकसभा का, तो उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, कोई दुर्व्यवहार का दाग नहीं है। पूरी ताकत से उन्होंने ईमानदारी से बिना किसी कमीशन खोरी के पूरे ब्रिज के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगाई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पर स्थापित किए हैं। बस केवल फर्क इतना है कि हेमा मालिनी जी आध्यात्म से जुड़ी महिला हैं जो ब्रिज में भगवान कृष्ण के प्रति और राधा के प्रति अपार स्नेह को लेकर उन्होंने मथुरा अपनी कर्मभूमि बनाया है। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि वो तमाम स्वयं प्रस्तुतियां देते हैं भगवान कृष्ण की, राधा की। अभी देखा था आपने, प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी। तो उनका आध्यात्म के कारण, उनसे आध्यात्मिक लगाव के कारण उनका ब्रिज से और ब्रिजवासियों से विशेष लगाव है। वो सेवा भाव से यहाँ पर काम करने के लिए आई हैं और निश्चित रूप से ये 2 बार का जो कार्यकाल है जिसमें वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आई हैं, जो आप देख रहे होंगे कि अभी राय पर कितना जाम रहता है। इस राय के जाम से बचने के लिए अभी एक बरेली कॉरिडोर का जो प्रस्ताव वो लाई है, ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है, करोड़ों रुपए का प्रस्ताव है और इससे ब्रजवासियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। हमारा पूरा ट्रैफिक का डाइवर्जन होने वाला है। ब्रिज 84 को उसकी परिक्रमा का विकास उन्होंने करने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग यहाँ पर की है। मथुरा को उन्होंने स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाया है। मथुरा में हर घर में नल और नल में जल, गंगा जल लाने की योजना उनके द्वारा की गई है। सड़क और खरंजों की तो बात करना ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके द्वारा इतने सड़क खरंजे बनवाए गए हैं। तो निश्चित रूप से अभी आपने देखा होगा करीब मैं समझता हूँ कि 50-60 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने अभी किया है और निश्चित रूप से दिन पे दिन काम हो रहा है। कुछ योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने अपने निवास पर अभी कार्यक्रम किया था, उसमें किया था। कुछ जो है वहाँ पर आरटीओ के पास जो अपना क्षेत्र है, औरंगाबाद क्षेत्र, कदम बिहार क्षेत्र, वहाँ पर उन्होंने भी एक भव्य दिव्य कार्यक्रम किया, यहाँ पर तभी अधिकारी रहे थे। कुल मिलाकर लेकिन वो अपना बहुत ज्यादा नेम फेम नहीं चाहती हैं और गाना बजाना उनकी नियति में नहीं है। वो काम करने में विश्वास करती हैं और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जो 2 कार्यकाल में कार्य अधूरे रह गए हैं
उन कार्यों को पूरा कराना के लिए आगामी कार्यकाल के लिए वो काम करना चाह रही हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इच्छा व्यक्त की है कि मथुरा में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट कोई आए ताकि ब्रजवासियों को भी उसका लाभ मिले और ब्रजवासियों को यहाँ पर रोजगार भी मिले। ब्रज का नाम भी हो, नाम के साथ साथ उस ब्रजवासियों को रोजगार भी मिले। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही तन्मयता के साथ यहाँ के विकास के काम में लगी हुई है। कहीं आरओ दे रही हैं, कहीं लाइट दे रही हैं, कहीं सड़क दे रही हैं, कहीं खरंजा दे रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रही हैं। अभी वो तीर्थ विकास परिषद के द्वारा उन्होंने तमाम पैसा यहाँ पर लाए, हजारों करोड़ों रुपए में धनराशि यहाँ पर आई है और तीर्थ का विकास उनके आने के बाद देखिए अब कितना परिवर्तन है। आप हमारे चौराहों को देखिए, बहुत सी सड़कें हमारी रबड़ की सड़कें बन गई हैं, बहुत सी हमारे जो एंट्रेंस के गेट्स हैं उनकी आप स्थिति को देखिए। तो निश्चित रूप से लगातार वो काम कर रही हैं, विकास तीव्र गति से हो रहा है। लेकिन 2 बार का जो अनुभव है उसके आधार पर अब तीसरा जो कार्यकाल उनका शुरू होने वाला है वो बहुत तेजी से निर्णय लिए जाने वाला कार्यकाल रहेगा और ब्रज के विकास की जो गति है वो कम से कम 10 गुनी रहेगी। जहाँ तक जीतने की बात है, हेमा जी का नाम ही काफी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो अभिनय करता रही हैं, अभिनेत्री रही हैं, तो उनके बारे में सबको पता है, सब जानते हैं, उनके मृदु व्यवहार के बारे में जानते हैं और सब लोग यहाँ से कभी कोई ब्रजवासी कल्पना कर सकता था कि हेमा मालिनी को हम नजदीक से देखेंगे भी। आज हेमा मालिनी जी सबके साथ होली खेलेंगी, हेमा मालिनी जी सबके साथ बैठती हैं, बात करती हैं। और अभी बैठक हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे जो है मेरे साथ सेल्फी खिंचवाना और ये करना, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ब्रज के विकास के लिए सुझाव दें। उन्होंने पत्रकारों से भी कहा कि भाई आप लोगों के पास ज्यादा क्रिएशन रहता है, आपकी फर्टिलिटी ज्यादा है दिमाग की, तो आप दिमाग से ज्यादा चीजें पैदा कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ब्रज के विकास में कहाँ कमी रह गई है और कहाँ क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे भाव को लेकर के वो यहाँ ब्रजवासियों की सेवा करना चाहती हैं। हम लोगों का मानना ये है कि अब की बार हेमा जी लगभग 7 लाख वोटों के ऊपर जीतनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में उनकी जो जीत है वो दूसरे नंबर या पहले नंबर या दूसरे नंबर की रहेगी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शायद हेमा मालिनी जी मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर जो जीत होगी, बड़ी जीत होगी, जो सबसे बड़ा कमल खिलेगा वो मथुरा का होगा और मथुरा का कमल बड़ा होगा तो निश्चित रूप से ब्रजवासी भी इसके लिए बड़े सौभाग्यशाली होंगे, उनके लिए भी गौरव का विषय है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद अगर किसी की जीत सबसे बड़ी दर्ज होगी तो वो हेमा मालिनी की होगी। तमाम विकास कार्यों की बात आपने की कि कितनी आधारशिला उन्होंने रखी, क्या क्या उन्होंने मथुरा को जो है विकास कार्यों को नए आयाम पहुंचवाए, तमाम सौगातें उन्होंने दिलवाई। लेकिन हर क्षेत्र की एक खास बात होती है, अलग जरूरतें होती हैं। बात करें मथुरा की तो मथुरा में आज भी यमुना शुद्धिकरण एक बड़ा मुद्दा है, बंदरों की समस्या एक बड़ा मुद्दा है, एनसीआर का दर्जा अभी तक नहीं मिला, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, तीर्थ स्थल अभी तक मथुरा को घोषित नहीं किया गया। इनको लेकर क्या आगामी कार्यकाल में ये सारी सौगातें मथुरा को मिलेंगी? देखिए, अभी जहां तक बात हम यमुना महारानी की करें तो यमुना के बिना ब्रज अधूरा है जी। और यमुना के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि जो उनका तीसरा कार्यकाल होगा वो यमुना महारानी को समर्पित होगा। उन्होंने सबके सामने कहा। और अभी जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो अभी जो उन्होंने जो कदम विहार में जो कार्य योजनाओं का उद्घाटन किया है उसमें करोड़ों रुपए की योजना है और उसमें कोसी से लेकर मथुरा तक जो 7 बड़े नाले हैं जो जमुना में प्रदूषण कर रहे हैं, उन नालों को टैप कराने का काम किया है और वो उनका टैपिंग का काम का जो शिलान्यास है वो अभी उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से यमुना महारानी का शुद्धिकरण उनके दिमाग में है और यहाँ पर वो ही योजना लाई है कि यहाँ पर क्रूज चले, आगरा से लेकर के और मथुरा तक का जो उसका जलमार्ग है, तो क्रूज चलेगा तो जल बढ़ेगा तो यमुना स्वच्छ भी होगी। यमुना महारानी को लेकर के उनके दिमाग में बड़ी श्रद्धा, अपार श्रद्धा और ब्रजवासियों की भावनाओं का पूरा उनको ख्याल है। मैं समझता हूँ इस कार्यकाल में यमुना का शुद्धिकरण बहुत तेजी से होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 6-7 नालों का
जो उनको ट्रैप किया गया है, वो नाले यमुना में सबसे सर्वाधिक प्रदूषण करने वाले नाले हैं। और वो कोसी से लेकर के मथुरा के बीच में 7 ऐसे बड़े नालों को उन्होंने ट्रैप कराया है। इसके साथ साथ अन्य योजनाएं भी बना रही हैं। अब क्योंकि चुनाव लग चुका है, आचार संहिता लग गई है, तो कोई काम विकास का हो नहीं सकता, बात कर नहीं सकते, तो इसलिए हमारी थोड़ी मर्यादाएं हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा और हेमा मालिनी जी 7 लाख से ऊपर जीत के जाएंगी, तो निश्चित रूप से यमुना महारानी का उद्धार आपकी होगा। उनका सफाई, स्वच्छता और शुद्धिकरण जो है उनका, वो तेजी से होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। ये बंदरों की समस्या भी बड़ी विकराल है मथुरा में। कई लोगों की जान भी जा चुकी है बंदरों की वजह से। उसको लेकर क्या प्लान या ऐसा बनाया जा रहा है जिससे कि बंदर भी जो है एक सुरक्षित स्थान पर रहें, जहां पर वह अपना खाने पीने के सामान खाते रहें। मथुरा में ऐसी कोई जगह देखी गई है, चिन्हित की गई है, और लोग भी जो है इनकी समस्या से निजात पाए? बंदरों के लिए अभी बीच में भी अभियान चला था, आपको याद होगा कि अभी कुछ बंदर पकड़वाए थे और संस्थाओं ने पकड़े थे और वो वहाँ जंगल में दूर छुड़वाए थे, लेकिन वो समस्या का हल नहीं निकला। मैं समझता हूँ वो बंदर फिर से इधर वापस आ गए हैं। और जो इस मामले में कुछ थोड़ा सा हमें समाज का भी सहयोग लेना पड़ेगा और समाज को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखिए, हम चाहते हैं कि सरकारी मशीनरी का कहीं दुरुपयोग ना हो। तो बंदरों का जो पकड़े जाना है उसमें कुछ फिगर वो पकड़ते हैं, कुछ बताते हैं, तो उसमें जो स्थानीय लोग हैं, पार्षद हैं, उनको भी सहयोग करना पड़ेगा। बंदरों के लिए हेमा मालिनी जी से मेरी चर्चा हुई थी, तो वो बंदरों की जैसे नसबंदी कराना और बंदरों का जो बंदरों के लिए कोई अलग से स्थान देख के उनकी सफारी टाइप की बनाना, इस तरीके की बातें दिमाग में चल रही हैं। और बंदरों के लिए और क्या हो सकता है, उसके सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। जैसे ही ये नया कार्यकाल शुरू होगा, मैं समझता हूँ इस समस्या की ओर भी उनका पूरा ध्यान है। तरह तरह से जगह जगह पर लोगों ने इस समस्या की ओर इंगित किया है। तो यमुना शुद्धिकरण और बंदरों की समस्या, दोनों समस्याएं उनके संज्ञान में है और वो इस दिशा में काम तेजी से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। चुनाव की घोषणा होने से पहले और उम्मीदवारों की घोषणा होने से पहले कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी स्थानीय व्यक्ति को जो है उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि लोगों में लगातार ये बात देखने को सामने आ रही थी कि लोग चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार हो जिनसे बिना हिचकिचाए वो सारी बातें कहें। लोग लगातार ये भी कहते हैं कि हेमा जी मुंबई ज्यादा रहती है, मथुरा में मिल नहीं पाती, इस वजह से उनका मिलना नहीं हो पाता, समस्याओं को नहीं बता पाते। देखिए, अगर स्थानीय व्यक्ति जितने भी सांसद रहे हैं या कभी रहे हैं, तो उनका भी रहना कितना हुआ है, उनका भी मिलना कितना हुआ है, वो सब आपको पता है। अब जहाँ तक स्थानीय विषय का मुद्दा है, वो तो मैं आपको बता दूं, वो समाप्त हो गया, क्योंकि एक सांसद हमको स्थानीय, हम भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, और वो तेजवीर सिंह जी के रूप में दिया है। तेजवीर सिंह जी यहाँ से 3 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो भी बहुत ही योग्य और बहुत अनुभवी, बहुत कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए बड़े ही हृदय में सद्भावना रखने वाले, कार्यकर्ताओं को सुनने वाले, बड़े ही सरल, सहज, सौम्य व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से ब्रजवासियों की उनकी सेवा मिलने वाली है। तो लोकल प्रतिनिधि आपको मिल चुका है। दूसरी बात यह है कि हेमा जी की बात है, तो हेमा जी का तो देखिए, तो ये तो ब्रज का और ब्रजवासियों का सौभाग्य है कि हेमा जी यहाँ से सांसद लड़ रही हैं। ये उनके लिए नहीं है, वो तो जहाँ से लड़ेंगे वहां से जीत जाएंगे। उनका चरित्र, उनका करैक्टर, उनका इमेज, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहां से जीत जाएंगे। लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता ब्रज को है, ब्रजवासियों को है। उन्होंने कहा है कि वो राधा ने कहा था ना, ऊदो मोए ब्रज बिसरत नहीं, तो वो ब्रज जो है उसको वो भूलती नहीं है। उनका मन यहाँ पर रहने का है, और इसीलिए उन्होंने, आपने देखा पहले कहते अरे साहब हेमा मालिनी जी का मकान ही नहीं है, उन्होंने अपना यहाँ पर बहुत बढ़िया मकान बनवाया हुआ है और प्लॉट खरीद करके मकान बनवाया है। तो उनका रुचि यहाँ ब्रज में रहने की है, ब्रज छोड़ना नहीं चाहती, ब्रज का विकास करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों में रह करके यहाँ ब्रजवासियों की सेवा करूंगी तो निश्चित रूप से मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा आधार मान करके वो यहाँ पर ब्रज की सेवा करना चाहती हैं। आप सभी के माध्यम से सभी मेरा ब्रजवासियों से अपील है कि अब की बार हमने ब्रजवासियों के बिहाफ पे और सभी आप पत्रकार बंधुओं के बिहाफ पे हमने हेमा जी को आश्वासित किया है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार आपको
7 लाख पार से जिताकर यहाँ से भेजेगी और मोदी जी की सरकार 400 पार बनेगी। निश्चित रूप से ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। हमारा वोटिंग परसेंटेज एबव 90 रहे, ऐसा भी प्रयास हम कर रहे हैं। और हमारा जो है बूथ लेवल पर हमारा, अभी मैं गोवर्धन विधानसभा की विधानसभा संचालन समिति की बैठक करके आया हूँ। मेरे माननीय लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक और विधानसभा संयोजक विस्तार सभी लोग बैठक में थे और कार्यकर्ताओं में अपार जोश है हेमा जी को लेकर के। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब की बार 7 लाख पार से हेमा मालिनी जी जीतने वाली हैं। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद लोग याद रखें, हमारा मानना यह है कि अब की बार 20 लाख में से करीब करीब 13 लाख वोट पड़ने वाला है और 13 लाख वोट में से हेमा जी विपक्ष को मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख वोट 2 लाख वोट मिलेंगे। बाकी सारा का सारा वोट भाजपा में जाएगा और भाजपा प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएगी। हेमा मालिनी जी उस कमल को लेकर के दिल्ली जाएंगी और प्रधानमंत्री जी को जो 400 पार की माला है उसमें उस कमल को जोड़ देंगे। एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार, ये नारा है। आरएलडी से आपका गठबंधन हो चुका है। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है मथुरा से। कांग्रेस अभी कसमें लग रही है, तो आपको लगता है चुनौती मिल पाएगी मथुरा में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से जो बात आपने कही है, हमारे बड़े लीडरों ने यही कहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कुछ और कहना है। पहले भी जब 330 की बात पार्टी ने कही थी तो कार्यकर्ता बात माने नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं 350 पार और 365-66 जीती। तो अब की बार भी उनका जो कहना है उसके आधार पर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। उनका कहना है कि भाजपा 400 पार, तो बहुत अपार जोश है और मथुरा में ही नहीं पूरे उसमें है। और उस जोश का आधार केवल ये नहीं है कि भाजपा का केवल चेहरा हो, उसकी वजह से भाजपा की कार्य पद्धति, भाजपा के कार्यकर्ता की मेहनत, भाजपा के नेताओं की नीयत और भाजपा के नेताओं के कार्य करने की सेवा भाव को आधार मानकर कार्य करने की क्षमता, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकारों द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियां, गरीब कल्याण की नीति, किसान कल्याण की नीति, महिला कल्याण की नीति। आप देखिए, मैं समझता हूं कि पहले जो लोग बात करते थे पिछड़ों की, वो पिछड़ा करते रहे। कांग्रेस ने पिछड़ों के साथ खिलवाड़ किया, मंडल कमीशन बनाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, करोड़ों रुपए मंडल कमीशन पर उन्होंने खड़ा किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने कूड़े की टोकरी में डाल दिया। तो करोड़ों रुपया देश का बर्बाद हुआ और पिछड़ों के साथ खिलवाड़ हुआ। तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी जब आए और संसद की चौखट को चूम कर जब अंदर संसद को मंदिर मानकर उसमें प्रवेश किया, तो उन्होंने पहला काम किया कि पिछड़ों की चिंता की और पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। यानी कानून की परिधि में पिछड़ों के लेके आए। पिछड़ों के साथ अब कोई अन्याय नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए एक संवैधानिक आयोग मौजूद है। इसी प्रकार महिलाओं को आधी आबादी बनाकर महिलाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आदरणीय मोदी जी ने पहली बार पार्लियामेंट में महिलाओं के कल्याण के लिए 33% आरक्षण उन्होंने दिया। अब 33% महिलाएं संसद में प्रतिनिधित्व करेंगी। वो अपने लिए, महिलाओं की चिंता करने के लिए, महिला कल्याण के लिए वो अपने आप विचार करेंगी और अपने जो है विचार भी करेंगी और अपना वहाँ अपने लिए कानून बनाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से महिला कल्याण का भी काम हो रहा है। कभी कल्पना की थी? देखिए, भाजपा जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 370 हटा देंगे, हटा दिया। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, एक खून की बूंद नहीं गिरने दी। भाजपा ने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। वो लोग विपक्षी लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, उपवास उड़ाया करते थे। अब वो लोग, उनको निमंत्रण गया तो वो लोग मंदिर दर्शन करने भी नहीं गए। ये दुर्भाग्य का विषय है ना। तो एक रामायण में एक चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख दही ताकि मत पहले हर ले। तो उनकी मति प्रभु ने हर ली है, वो प्रभु का विरोध कर रहे हैं और जो भगवान का विरोध करता है उसका हश्र वही होता है जैसे रावण का हुआ था। तो इससे बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए। ब्रजवासियों, आप सब जानते हो, आपसे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेवा भाव को लेकर के, भाजपा सरकारों की कल्याणकारी नीतियों को लेकर हमारे पास नेता है
हमारे पास नीयत है, हमारे पास नीति है, और उनके पास ना नेता है ना नीयत है। ना उनको अभी तक उनको यही नहीं याद आ रहा कि प्रधानमंत्री के लिए प्रत्याशी कौन रहेगा, क्योंकि और प्रत्याशी नहीं है। अब तो ये लाले पड़ने हैं कि लोकसभा में किसको लड़ाए। अब देखिए क्या स्थिति बन रही है, अभी तक उनके प्रत्याशी का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी टटोल रहे हैं, सबको मना रहे हैं, ठोड़ी मारना है, तू लड़ ले तू लड़ ले तू लड़ ले, पर कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन है कि साहब हम तो चुनाव लड़ेंगे, चाहे हारेंगे तो भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारा नाम कम से कम हेमा मालिनी के समकक्ष तो छपेगा। तो ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं, बाकी सबको मालूम है अंजाम क्या होगा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से हम भाजपा के कल्याणकारी नीति और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा स्तर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मोदी जी ने 2014 के बाद से 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। 10 सालों में मोदी जी ने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया है। भारत को सांप सपेरों का देश कहे जाने भारत को आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। आज चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल फलस्तीन का युद्ध हो, अगर कहीं शांति की कोई उम्मीद किसी से कर रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। तो ये इस देश की स्थिति है। आज देश को आज पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार खड़ा है। सारा विश्व भारत की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। और मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूं तो भारत पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। और इस बार ये जो कार्यकाल होगा मोदी जी का, ये कार्यकाल राजनीतिक के लिए नहीं, ये निर्णय लेने वाला कार्यकाल होगा, और बड़े बड़े निर्णय और बहुत तेजी से निर्णय लिए जाने वाले हैं। इस देश को हम बहुत जल्दी विकासशील से विकसित देश बनाने वाले हैं। और आदरणीय मोदी जी विकास और विरासत को संरक्षित करने का काम, विकास और विरासत दोनों के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ मानवंदुओं का भी ध्यान रखें। हिंदुओं अब जो तुष्टीकरण की बातें जो करते थे उन लोगों के मुंह बंद है। अब तुष्टीकरण चलने वाला नहीं है। अब जो हम सर्वधर्म समभाव को लेकर के काम करते हैं, हम सबका आदर भी करते हैं, लेकिन जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, उन लोगों के लिए यहाँ स्थान नहीं है। उनको 2 ही स्थान है, या तो जेल और या फिर सरहद से पार। ये मोदी जी का सीधा साधा सा वो है। कश्मीर देखिए आज विकास की ओर जा रहा है। वहाँ के हमारे मुस्लिम भाई जो है आज मोदी जी के तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। जो पत्रकार बहन हमारी एक वहाँ मोदी जी के लिए बुराई करती थी, गाली देती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नहीं थक रही है। ये सारा का सारा परिवर्तन आदरणीय मोदी जी के जादू का है। उनके दिमाग में जो वो तो ईश्वर का, मैं कहता हूँ वो एक युग पुरुष है, और उनके साथ एक युग की शुरुआत हुई है। और निश्चित रूप से भारत का भाग्य जगाने के लिए वो यहाँ आए हैं। और जो हम कल्पना किया करते थे, वो कल्पना हमारी सत्य साकार सिद्ध हो रही है। भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। और आप सब लोगों को भी मैं होली की शुभकामनाएं देते हुए, और ये अभी ब्रजवासियों से अपील करते हुए कि पहले मतदान बाद में जलपान। तो हम उठते ही अपने दैनिक दिनचर्या से फारिग होते ही सबसे पहले वो लोग मतदान करें। हेमा मालिनी जी के 90% से ऊपर मतदान होगा तो निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड यहाँ कायम होगा। ब्रजवासियों के लिए भी सौभाग्य का विषय। जी बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मथुरा महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी। 2 बड़ी बातें इन्होंने कही चर्चा के दौरान। कहा कि प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी की सबसे बड़ी जीत दर्ज होगी भाजपा की तो वो होंगी मथुरा से सांसद हेमा मालिनी की। और साथ ही इन्होंने देश की राजनीति को लेकर एक चीज कही कि अगर कार्यकाल हमारा होता है, जनता हम पर भरोसा जताती है, तो ये जो आगामी 5 साल है बड़े निर्णय लेने वाले साल होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जनता कमल के फूल पर और उनके कार्यों पर मोहर लगाती है या फिर किसी और पर भरोसा जताती है। ये तो आने वाला समय और हमारा और आपका मतदान ही बताएगा। तो मतदान सबसे पहले अवश्य करें, इसमें आपकी भलाई है। और आप सबसे पहले उसी नेता को चुनें, उस पर ही भरोसा जताएं जिस पर आपको भरोसा हो, उसके कार्यों पर भरोसा हो। अभी के फिलहाल इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment.
From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.